संदेश। थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा टोंक जेल में शिफ्ट किया गया है। नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब वो देवली उनियारा सीट का नतीजा भी जेल से जान पाएंगे, क्योंकि 23 नवंबर को काउंटिंग वाले दिन वो जेल में ही रहेंगे। इधर कई जगहों पर नरेश मीणा के समर्थकों ने रैलियां निकाली हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सवाल किया है कि किसने समारता गांव में बाहरी लोग बुलाए थे। जिला कलेक्टर ने भी बाहरी लोगों के गांव में बुलाने की बात कही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया? क्या यह सियासत चमका संदेश। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुरेश गर्ग बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भरत मेघवाल कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मिथिलेश जामनी जी और इस पत्रकार कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यहाँ पर सुरेश गर्ग जी, आपसे ही मैं शुरुआत कर रही हूँ। चूंकि आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, सीधे सीधे पायलट ये कह रहे हैं कि सरकार की कोई तैयारी नहीं दिखती है इस तरह से चुनौतीपूर्ण जो स्थिति बन जाए उससे निपटने के लिए, आपका जवाब? देखिए, चुनाव के टाइम पे जिस तरीके की वारदात वहाँ पे हुई है, आप ये देखिए कि नरेश मीणा जी ने एक चुनाव अधिकारी एसडीएम को थप्पड़ मारा है। तो ये तो सबको पता है कि किस वजह से क्यों मारा है। और इस टाइम पे राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में जो चुनाव आयोग है उन्हीं को ही इस पूरी कार्रवाई करने का पूरी कार्रवाई आचार संहिता के अंदर चुनाव आयोग ही करता है। जहां तक इसके अंदर ये भी चीज है कि साहब 6 बजे तक आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो 6 बजे तक गिरफ्तार नहीं करने के पीछे भी एक रीजन होता है कि वो एक प्रत्याशी है। प्रत्याशी को 6 बजे क्योंकि वोटिंग जो है वो 6 बजे तक चल रही थी, तो 6 बजे तक वोटिंग चलने की वजह से प्रत्याशी को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद में तुरंत पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया है और आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगर मान लो कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरीके से वहां पे दंगे, फिर आप ये देखिए कि वहां पे किस तरीके से बाहरी लोगों को बुलाया गया है और किसकी सह पे उसको कैंडिडेट बनाया गया है। कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस के अंदर किस तरीके के लोगों की भर्ती होती है ये भी आपके सामने है। किस तरीके से गुंडे तत्व वगैरह किस तरीके के कांग्रेस में रहते हैं वो सामने आ रहा है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ा। अब कांग्रेस ने या किसने किस व्यक्ति की सह पे वो लड़ा और बाहरी व्यक्तियों को वहां पे बुला के वहां का माहौल जो खराब किया है, ये बहुत ही निंदनीय है कि जिस तरीके का वहां पे माहौल खराब किया गया। उपद्रव मचाया गया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? नहीं, देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन ने जो भी है 6 बजे के बाद में जो काम करना था, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और जो दोषी हैं, जिन्होंने भी वहां पे उपद्रव मचाया, उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी, लेकिन सवाल तो यही कि स्थिति ये बनी क्यों? क्या इससे पहले निपटा नहीं जा सकता था? एक चीज आपने कहा और पहले अपने स्टेटमेंट में कहा कि नरेश मीणा ने कैसे पता लगेगा कि वो थप्पड़ मारेंगे? मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि नरेश मीणा ने थप्पड़ क्यों मारा ये हर कोई जानता है। सर, क्यों मारा? नहीं मनु जी, यही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि आज आप अपने आप को चमकाने के लिए थप्पड़ मारा
और क्या बात थी? चलो ये बताइए कि वोटिंग राइट तो हर व्यक्ति का रहता है ना। वोट डलवाने के लिए कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए तो वोट डलवाने के लिए एसडीएम ने बोला नहीं था। किसी के ऊपर प्रेशर तो ये नहीं डाला कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालो या कांग्रेस के लिए वोट डालो। अब आप बताइए कि सामने दिख रहा है कि एसडीएम को वो थप्पड़ मार रहे हैं, अब बताइए अब इसमें एसडीएम की गलती थी? तो ये सब चीजें, ये सब चुनाव, अभी देखिए आचार संहिता लग रही है, चुनाव आयोग पूरा संज्ञान में है, सब पूरा उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है, और जो कार्रवाई होनी वो निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बड़े सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मिथिलेश जामिनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जामिनी जी, सियासी दृष्टि से जो घटनाक्रम सामने आई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या संदेश यहां से निकल कर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो जाहिर तौर पर एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगा रही है। देखिए, इससे एक राजस्थान की जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो चेंज होती जा रही है। जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वैसे पॉलिटिकल डायमेंशन चेंज हो रही जा रही है। जैसे कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं, वो अपने माइनॉरिटी वाले क्षेत्र में लड़ते हैं। सचिन पायलट टोंक जाके लड़ते हैं, विजेंद्र ओड़ा और उनका बेटा झुंझुनू जाके लड़ते हैं, डोटासरा लक्ष्मणगढ़ लड़ते हैं जहाँ 40,000 माइनॉरिटी के वोट है, अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही अब ये कास्ट बेस नई एक पॉलिटिक्स शुरू हो रही है और ये उसी डायमेंशन में जा रही है। कांग्रेस का फोटो स्टेट हो रहा है बीजेपी में, और कहीं न कहीं अपने कास्ट को लामबंद करने की कोशिश है। थप्पड़ कांड एक नहीं दो हुए हैं, एक दब गया, एक सामने आ गया। थप्पड़ कांड दौसा में भी हुआ है, लेकिन वो दब गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसे जातीय रंग दिया जा रहा है। जो अमित चौधरी है वो बानसूर के एक बड़े जाट गांव से, उनके पिता भी सरपंच है, चाचा सरपंच है, बड़े परिवार से है, और तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये कास्ट वार शुरू नहीं हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देवी सिंह भाटी, बाबूलाल किंसारिया, एक लंबी सूची है। और चुनाव अगर वो जेल से जीत जाता है, तो अभी एक पंजाब से जीता है, लोकसभा में शपथ लेने गया है, तो आप नरेश मीणा को रोक थोड़ी पाओगे। ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 1 साल से क्या कर रहे थे। यही आश्वासन आप उसी दिन आके दे देते कि जब वो 28 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को गांव वाले धरने पे बैठे थे, कलेक्टर या सरकार का कोई नुमाइंदा, कि हम ये आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद में आपके गांव को देवली में उन जोड़ देंगे। तो प्रॉब्लम कहां थी मेरे समझ में नहीं आ रही। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा घुमाया, इसका मतलब कहीं कहीं सरकार का जो सरकारी तंत्र है उसमें और इनकी इंटेलिजेंसी में पूरी तरह फेलियर साबित हुए। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज बैठे बिठाए कह दिया थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया। आप देखिए, जो आईपीसी की नई धारा आई है उसमें 3 साल की जगह 5 साल की सजा हो गई है। तो नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि ऑन ड्यूटी अगर कोई लोक सेवक है तो उसके, ठीक है, मुझे लगता है भरत मेघवाल जी को इसमें लेके आना चाहिए। भरत मेघवाल जी, खाचरियावास का जो बयान है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो कृत्य है उसको बढ़ावा देने वाला नहीं है? देखिए, खाचरियावास जी ने किस संदर्भ में इस बात को कहा है मैं उस चीज से अभी जानता नहीं हूं और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मनु जी, वो ये बात है कि ये जो सरकार है वो अनुभवहीन है, और उस अनुभवहीनता का परिणाम यही देखने को मिलता है कि जब इस तरह की घटनाएं पहले से उनको ज्ञात था कि वहां पर जो पूरा गांव है, समरावता गांव है, वो गांव वोटिंग के खारिज कर बैठा हुआ था। उन्होंने एसडीएम साहब ने खुद ने कहा कि डीओ साहब का प्रेशर था कि किसी भी तरीके से वोट डलवाइए। और अभी जब कलेक्टर महोदया वहां गई तब हमने देखा कि वहां पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उन्होंने खुद ने इस चीज को स्वीकारा कि उनको और उनके पति को किस तरीके से जबरन वहां पर वोट डलवाया गया। अब क्रिया की प्रतिक्रिया तो जाहिर सी बात है उस समय होती है, लेकिन प्रशासन कहां पर था? जवाहर सिंह बेडम जी कहते हैं बाहरी व्यक्ति यहां पर बुलाए गए, तो पुलिस प्रशासन का क्या काम था? जब 13 तारीख को वोटिंग हो रही थी तो 11 तारीख को जब चुनाव का समाप्त हो जाता है तब ये चीज आइडेंटिफाई होती है, इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति तो यहां पर नहीं है जो उपद्रव्य फैला सकता है या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल आपके बिल्कुल पॉइंट मैंने नोट कर लिए हैं, वो मैं पूछूंगी। लेकिन आपने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया इस स्तर पर होनी चाहिए कि पूरा का पूरा गांव जो है वो जल जाए? क्या हिंसा किसी तरह से जायज ठहराई जा सकती है? आपकी मांग कितनी भी जायज हो? क्रिया की प्रतिक्रिया का मेरा तात्पर्य है कि जब उन गांव वालों को जबरन वहां पर वोट डलाया गया तब वो जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी अंदर गए, और प्रत्याशी अंदर जाने के बाद वहां पर जो घटनाक्रम हुआ वो आपके और हमारे सामने था। लेकिन उसके बाद प्रशासन फिर भी सचेत नहीं हुआ और गांव में जो आगजनी हुई, आप ये देखिए कि गांव वाले खुद कह रहे हैं कि उनके बच्चों को किस तरीके से मारा पीटा गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो पूरा का पूरा गांव आपके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने के लिए बैठा होगा, तब ये सरकार क्या करेगी? ये सरकार उस दिन शादियों में निमंत्रण स्वीकार कर रही थी,
जाकर भजन संध्याओं में खिलखिलाहट कर रही थी, एक तरफ पूरा टोंक जल रहा था। ये इनकी इस तरह कैसे जो सजगता थी वो सजगता इनके सामने आ रही है मनु जी, कि अगर ये सरकार अभी कहा कास्ट बेस्ड लड़ाई, आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से अपील की जा रही है, किस तरीके से जातिगत वार को, ऐसा ना हो कि कोई अंदर ही अंदर कोई ऐसी आग सुलझ रही हो कि जातिगत वार ना उत्पन्न हो जाए। लेकिन ये सरकार अभी भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। ये सरकार बल्कि आग लगाने का और उपद्रव बढ़ाने जैसे स्टेटमेंट दे रही है। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव वाले लोगों ने अपने घाव सवाल ये उठ रहा है वाले लोगों के बच्चों तक को तो मारा करीब 1-2 बजे के बीच में हो गया था। आखिरकार क्या इस स्थिति को पहले नहीं संभाला जा सकता था कि पूरा का पूरा एक गांव जो है वो आग के हवाला हो जाता है? देखिए मनु जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी मैंने सुना था कि भाई चुनाव आयोग के निर्देशों से चुनाव हो रहे हैं, 6 बजे के बाद अगर उसने दिन में थप्पड़बाजी कर दी तो 6 बजे के बाद एक्शन लिया जाएगा जी। ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। कारण ये है कि अगर चुनाव के बीच में कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हो जाता तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? और इसको आदमी को तो जब इसने चांटा मार दिया था और ये पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे तो हाथों हाथ पकड़ के इसको बंद करना चाहिए था। अब ये बंद नहीं किया और ये कह रहे हैं साहब चुनाव आयोग, चुनाव चल रहे थे 6 बजे के बाद कराएंगे। ये मेरे बात समझ में नहीं आती है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैडम साहब जो अभी आपने सुनाया था कि साहब वो ये कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति आ गए थे, तो भाई इन महाशय ने, नरेश मीणा जी ने घटना घटने के बाद में सरेआम खुलेआम वीडियो जारी किया है कि गांव वाले जो सुन रहे हो मेरी आवाज, वो लठ लेके आवे, वो जेड़ी लेके आवे, फावड़ा गेती लेके आवे और पुलिस से 2-2 हाथ करेंगे। तो अब इसके अंदर छुपा क्या रह गया? जब एक व्यक्ति कॉल कर रहा है और वो बुला रहा है अपने गांव वालों को जो सुन रहे हैं, वीडियो जारी कर दिया उसने, तो ये तो आएंगे ही सही। तो अब इसमें अचंभे की क्या बात है? जब एक व्यक्ति अपनी कर रहा है, अपने पार्टी से संबंधित लोगों को कॉल कर रहा है तो वो करेगा, और इसमें ये ताज्जुब नहीं करना चाहिए इनको, और एक्शन लेकर के इनको गिरफ्तार करना चाहिए। नंबर 3, जैसे मान लीजिए प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने कह दिया कि साहब थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? कभी प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने थप्पड़ नहीं खाया। ऐसा मैंने लोगों को थप्पड़ खाते हुए देखा है पुलिस में। आज मैं कोटा के अंदर एक सीआई के थप्पड़ मारा था एक एमएलए के पति ने 2016 में, वो आज तक एसएचओ नहीं लग पाया, वो मेंटली इतना डिप्रेस हो गया है। और मैं कहता हूं ये एसडीएम है, जवान है, अगर इसके बच्चे होंगे और वो स्कूल में पढ़ते होंगे और उनको अगर ये टीवी देख लिया उन्होंने, तो वो उस बच्चों को क्या कहेंगे कि तेरे पिताजी तो वहां थप्पड़ खा रहे थे आज सुबह। और अगर पत्नी होगी उसकी, तो पत्नी क्या सोच रही होगी कि मेरा हस्बैंड है इतना कमजोर निकला कि इसके थप्पड़ मार दिया है। ये इसकी गंभीरता को नहीं सोच रहे। हाँ। है तो ये राजनीति जी, आप शॉर्ट में मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं पुलिस के पास पूरा अधिकार था, निर्दलीय प्रत्याशी को दोपहर बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता था, वोटिंग खत्म होने का इंतजार नहीं करने की जरूरत? अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि वोटिंग का किस बात का इंतजार करना है? जिस व्यक्ति ने घटना कारित कर दी, थप्पड़ मार दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, तो ये कौन कह रहा है? मेरे समझ में जवाब दीजिए। नहीं, ये सौम्या झा की तरफ से, यानी कि डीएम की तरफ से भी बात कही गई है और सरकार की तरफ से भी सुरेश गर्ग जी बता रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर। बिल्कुल इसका सुरेश गर्ग जी बेहतर तरीके से जवाब देंगे। मैं मनु जी इसका विरोध करता हूं कि घटना अगर दिन में 12 बजे 1 बजे घट गई तो ये 6 बजे तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। जवाब दीजिए। हो गया। योगेन जी कह रहे हैं कि आपके पास पूरा राइट था, यानी कि पुलिस के पास पूरा राइट था, ऑफेंस किया गया था, नरेश मीणा की तरफ से आप गिरफ्तार कर सकते थे वोटिंग के बीच में। लापरवाही की गई है, इनको उसी समय मार के गेट पे आया था। मनु जी, पहली बात तो ये देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला कि क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि ये यही चाहते थे कि वो थप्पड़ मारे। देखिए कांग्रेस की आप भड़काने वाली आदतें, देखिए भड़काने वाली आदतें इनकी। अरे ये कांग्रेसी लोग हैं जो इस तरह के क्रिमिनल लोगों को भर्ती कराया जाता है। ये कांग्रेस के अंदर ही कल्चर है जो आपने इस तरह के लोगों को भर रखा है, इस तरीके के क्रिमिनल लोगों को भर्ती कर रखा, जिनके ऊपर 23 केस चल रहे थे, जिनके ऊपर 23 केस चल रहे थे, उनको भर्ती कर रखा था आपने। क्यों नहीं की गिरफ्तारी? कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। सजा मिलेगी, निश्चित रूप से सजा मिलेगी, निश्चित रूप से सजा मिलेगी, निश्चित रूप से सजा मिलेगी जिसने कानून को तोड़ा है। लेकिन आप उकसाने वाली बात नहीं कर सकते।
कांग्रेस उकसाने वाली बात कर रही है कि क्रिया की प्रतिक्रिया कहेगी। कानून आप अपने हाथ में लोगे क्या? कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर कानून अपने हाथ में लोगे तो सजा जरूर मिलेगी। अगर कानून अपने हाथ में लोगे जरूर मिलेगी जो कानून अपने हाथ में। भैया ये ऐसे नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इस तरह से नहीं चलेगा कि आप कह रहे हो कि धमकी दे रहे हो कि नहीं हम थप्पड़ मारेंगे। आप बताइए, निकम्मी तो आपकी सरकार है। आपने जो किया बाड़ेबंदी की सरकार। देखिए, आरोप लगता है कि कोई चुनावी रैली नहीं हो रही है, चुनावी रैली नहीं हो रही है। सवाल ये है कि सर इस तरीके से जो शॉर्ट फॉर्मूला अपनाया जाता है नेताओं की तरफ से, अधिकारियों पर धाक जमाकर अपनी राजनीति को चमकाया जाता है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि थप्पड़ कांड राजनीति में देखने को मिला हो राजस्थान की। 2010 के बाद से ऐसे कई नाम हैं और बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। वो फिर इस कांग्रेस में भी सामने आई है, वो फिर इस बीजेपी सरकार में भी सामने आई है। तो ऐसे में कोई नहीं है कि दूध का धुला हो। लेकिन यहां पर सवाल मिथिलेश जी ये है कि क्या फिर हम भावी आने वाली जो पीढ़ी है नेताओं की, यहां से क्या संदेश दे रहे हैं? क्या ये शॉर्ट फॉर्मूला नहीं हो जाएगा अपनी राजनीति को चमकाने का? लेकिन फिर स्वच्छता की राजनीति पर कौन चलेगा? लोकतंत्र कौन अनदेखी कर रहा है? फिर देखिए, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बाहर के आदमी थे, इनके कलेक्टर कह रहे हैं, और अगर कोई 376 का केस कर देता तो क्या अरेस्ट नहीं करते उसको अपराधी को? जब चांटा मार दिया तो इन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब खिंवसर में इंदिरा बावरी को रात को पुलिस घेर सकती है कि आप बाहर की हो, मेड़ता की हो, वहां नहीं जा सकती, पुलिस घेर सकती है, तो फिर ये देवली उनियारा में बाहर के लोग क्या लड्डू खा रहे थे? क्या बीजेपी लड्डू खिला रही थी क्या उनको? क्या कर रही थी कलेक्टर साहिब और इनकी पुलिस का सिस्टम? जब चुनाव आयोग की इतनी बातें करते हैं ये, इसका मतलब कहीं न कहीं एक छुपा छुपा ही सही एक राज था, और वो राज शाम तक मेंटेन रखा जब तक वोटिंग हो गई, क्योंकि दोनों जगह दौसा और देवली उनियारा जीतना था तो नरेश मीणा को पहले अरेस्ट नहीं करना था। ये राजनीतिक लाभ है, ये कड़वी सच्चाई है जो सबको पता चल रही है। लेकिन अमित ओला के साथ जो हुआ उसके पहले का वीडियो भी जारी होना चाहिए कि उससे पहले क्या हुआ, जो आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाया। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अब अगर वो जीत गया तो क्या जब वो शपथ लेने आएगा तब उसे माननीय नहीं बोला जाएगा? तो हमारे लोकतंत्र में ये खूबियां भी है, जो जेलों से शिक्षों से जीतते आए हैं और फिर सदन में बैठे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी ये जातिगत और धर्म की राजनीति में उलझता देश जा रहा है, इससे बचाने की जरूरत है। और नए पॉलिटिशियन उसको फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, रविंद्र सिंह भाटी राजा भैया को बुला रहे हैं, और उनका भी कल वीडियो जारी हुआ कि क्या ये ट्रेंड घातक नहीं है? और मिथिलेश जामनी जी तो बहुत बड़े सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये जो घटनाक्रम हुआ इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। जवाब दीजिएगा सर शॉर्ट में। देखिए, ये तो अब चुनाव परिणाम बताएगा कि किसको मिलेगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं 7 सीटें जीत के आ रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीट के जीत के आ रहे हैं। हमारा जीत के लिए जो पटकथा लिखी गई उसमें समरावता गांव के लोगों के गरीबों के घर चले, प्रत्याशी उतारे भी तो लगेगी। हमारे जो कैंडिडेट है वो 7 की 7 सीट जीत के आ रहे हैं, इसमें कहीं पे कोई संदेह नहीं है। ये जो इस तरह की घटना हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सवाल उठाया, तो अशोक गहलोत ने नरेश मीणा कांग्रेस में यही तो बात है, यही तो हम भी तो यही पूछना चाह रहे हैं कि किसने प्रायोजित था। हाँ, तो यही हम तो यही चाह रहे हैं कि कौन प्रायोजित था, किसने किसके सह पे वो कैंडिडेट था, कांग्रेस का प्रतिनिधि था या नहीं था? जिस दिन उनका नामांकन था तब तक तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी मांग रहा था, टिकट मांग रहा था ना, कांग्रेस से टिकट मांग रहा था ना। हरीश मीणा जी उसको गालियां बक रहे थे ना, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर ही इस तरह के लोगों की भर्ती की जाती है ना। कांग्रेस में यही इसी तरीके लोगों को की भर्ती की जाती है ना, जो इस तरह के लोग हैं। 5 साल तक नकारा निकम्मा बोला जाता है ना कांग्रेस के अंदर, सदन में गालियां बकी जाती है ना, वही होता है ना कांग्रेस के अंदर। भैया प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन नरेश मीणा किसकी बी टीम है, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, क्या ये प्री प्लानिंग है, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है जो गांव वालों का नुकसान हुआ है, आखिरकार उसकी भरपाई कैसे होगी, उसकी भरपाई कैसे होनी चाहिए? मनु जी, योगेंद्र जी से मेरा सवाल है सर। मिथिलेश जी मैं आपके पास आऊंगी। मनु जी, उसकी भरपाई तो कैसे होगी? जो गांव वालों का नुकसान किया है, किसने किया है ये भी पता है लोगों को, ये भी पता है किसने किया है। ये नाम लेते हैं पुलिस का,
मेरे को जो सूचना आई थी कि साहब पुलिस वालों ने उनके घर जला दिए, पुलिस वालों ने नुकसान कर दिया। ऐसा नहीं है। जो लोग इन्होंने बाहर से बुलाए थे उन लोगों ने वहां पर उद्यमदारी करी है और उस प्रकार की व्यवस्था करी है। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश के राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। ये हमारे अधिकारी जो होते हैं आईएएस, आईपीएस या आरएस, इन अधिकारियों के कंधों पे बैठ के शासन करते हैं ये, और ये गाल बजाते हैं पब्लिक के गाल बजाते हैं। उस बीच में क्या है कि अगर कोई अधिकारी इनकी बात नहीं मानता है, मनु जी ये क्या करते हैं, उस पब्लिक अफसर की, उस सरकारी अफसर के गाल बजा देते हैं। लेकिन मिथिलेश जानवी जी, यहाँ तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं ना, तो फिर क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार वाहन किसने जलाया? क्योंकि गांव वाले तो खुद हमारे कैमरे के आगे कह रहे थे ये सब कुछ पुलिस ने करा धरा है, कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये तो जांच होनी चाहिए और जांच होने की जरूरत होनी चाहिए। और जो लेकिन सबसे बड़ा, एक मिनट योगेन जी रुक जाएगा जी। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक सोशल मीडिया पर गाना चल रहा है, उसका जवाब सुरेश गर्ग जी दे दे कि भाया नरेश पड़ गयो संकट में रे, बाबो आ गयो मौका पे रे, अब के बाद संभालो गो रे। इसमें किसका राज छुपा हुआ है? लोग कह रहे हैं छोटा किरोड़ी है, इसका जवाब कौन देगा? आप कितनी ही सफाई दे दीजिए, ये पब्लिक है जनाब, सब जानती है। और सुरेश गर्ग जी, नरेश मीणा, किरोड़ीलाल मीणा के कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। हालांकि मुझे याद है नरेश मीणा ये भी कह रहे थे कि मुझे अब न्याय की उम्मीद सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा से है, बनने के लिए मेरी जमीन बेच दूंगा। ठीक है मनु जी, अगर जीत गया ना तो ये बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, इसको जीत जाने योगेन दो। जी एक मिनट आपकी बारी आई तो सर बोलेगा। सुरेश गर्ग जी, देखिए मनु जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसने अपराध किया उसको सजा मिलेगी, जिसने कानून हाथ में लिया है उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। उन्होंने थप्पड़ मारा है तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। और कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तार भी किया है, 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, न्यायिक हिरासत के अंदर 60 लोगों को भेज दिया है। जो भी जिन्होंने भी इस तरह का काम किया, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर, सबके ऊपर, जिन जिन की भी गलतियां होगी, देखिए सब चीज की न्याय जांच हो रही है। सब वहां पे वो 16 दिन से अनीता चौधरी का शव पड़ा, उसका एक मिनट, भरत मेघवाल जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। भरत मेघवाल जी ये बताइए, बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सब कुछ कराया गया नरेश मीणा के जरिए। नरेश मीणा कहा जाता है सचिन पायलट के खास है, तो जाहिर तौर पर यह आरोप है और ये जांच का विषय राजनीति है। लेकिन राजनीति से इतर मुझे ये बताइए कि आखिरकार जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होने चाहिए? और अब मीणा समाज जिस तरीके से सड़कों पर उतर आया है, विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या ये ट्रेंड सही है? आखिरकार कम से कम कोर्ट का न्याय का हमें इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट क्या कहता है, किसको दोषी ठहराता है। भरत जी, मनु जी, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले भी एक ऐसा जजमेंट दिया कि एक बुलडोजर राज स्थापित कर रखा था पूरे देश में। तो उन्होंने कहा कि आप किसी को भी पहले दोषी करार नहीं दे सकते जब तक कि कोर्ट उसको दोषी ना मान ले। और वही ट्रेंड इस भारतीय जनता पार्टी ने करा। अरे वो तो उन्होंने तो